हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो कि आपके एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। यह आपका क्वेश्चन है गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। पिछले वीडियो में अपने लेक्चर नंबर 6 में हमने किया था गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र और मैंने प्रूफ करके आपको यही वाला सूत्र दिखाया था। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए भी यही सूत्र आता है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए भी यही सूत्र आता है। लेकिन इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? इन दोनों में बस इतना अंतर है कि उसमें डायग्राम जो बना था वो अवतल पृष्ठ का था, इसमें जो बनेगा वो उत्तल पृष्ठ का बनेगा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि सर अगर मैं इसको ना करूं तो एग्जाम में आ सकता है कि गोलीय अवतल पृष्ठ से आप इस सूत्र का निगमन कीजिए, या फिर एग्जाम में आ सकता है कि गोलीय उत्तल पृष्ठ से आप इस सूत्र का निगमन कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि 5 नंबर का ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला सेशन है। आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। हमारे लेक्चर नंबर 6, 5, 4, 3 जितने भी हमारे पिछले चैप्टर हैं उनको देखने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं इस निगमन को। लेकिन इस निगमन को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये क्या है, इसे हम अवम्यू कहते हैं, और ये क्या है, अपवर्तनांक है। उसके बाद किसका अपवर्तनांक है, उसी पृष्ठ का, या मैं बात करूं उसी जिसका वो बना होगा पृष्ठ, जो भी हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ होगा, कांच का होगा तो कांच का है, किसी और चीज़ का होगा तो वो उसका, बेसिकली वो कांच का ही होता है, तो उसी का ये अपवर्तनांक है। वी क्या है, वस्तु की दूरी। यू क्या है, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या है, वस्तु की दूरी। और आर क्या है, उसी गोलीय उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। चलिए हम लोग इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। अब गोलीय उत्तल पृष्ठ कैसे बनेगा, ये बात तो आप जानते ही हैं कि गोलीय उत्तल पृष्ठ हम लोग इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये हमारा एक गोलीय उत्तल पृष्ठ हो गया, जिसमें इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, ऐसे। अब आप चाहें तो इसको सेटिंग भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कि आप इसको जो है इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, जैसा आपने पिछला वीडियो हमारा देखा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पृष्ठ बन जाएगा, ये आपका कैसा पृष्ठ बन जाएगा बच्चों, ये आपका उत्तल एक पृष्ठ बन जाएगा। जब आप इस पृष्ठ को बना रहे होंगे, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, जब आप इस पृष्ठ को बना रहे होंगे तो आपने जहां पे अपने प्रकार की नोक को रखा होगा वो पॉइंट आपका हो जाएगा सी, और इस पृष्ठ को मैं नाम दे दूंगा कि मान लीजिए हमारा है एस, और इसके बाद है पी, और इसके बाद है एस डैश। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि ये हमारा पृष्ठ है, जिसमें ये पृष्ठ है बच्चों गोलीय उत्तल, जिसका हमें वक्रता केंद्र पता है, ये हमें इसका पता है कि ध्रुव है। ये क्या है, एस पी एस डैश एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। या गोलीय उत्तल पृष्ठ निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक μ2 के सघन माध्यम से अलग करता है। मतलब मान लिया हमने कि भैया ये इस जो पृष्ठ है ये क्या कर रहा है, इसके इस तरफ जो माध्यम है हमारा वो कौन सा है, हमने बोल दिया कि μ2 है हमारा अपवर्तनांक, जो भी माध्यम है हमारा, और इस तरफ जो है माध्यम हमारा कितना है, μ1 है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या कह रहे हैं कि गोलीय पृष्ठ एस एस का ध्रुव जो है वो P है, और इसके मुख्य अक्ष पर कोई एक बिंदु वस्तु ओ रखी है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर हम बिंदु वस्तु ही क्यों ले रहे हैं। हम बिंदु वस्तु इसलिए ले रहे हैं ताकि इससे हम लोग इस निगमन को आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि बिंदु वस्तु भी बन सकती है, सभी को ये बात पता है ना, तो इसलिए हम लोग बिंदु वस्तु लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि मान लो भाई बिंदु वस्तु से प्रकाश किरणें ऐसे चली, मैं अभी इसी डायग्राम को फ्रेश पीछे भी बनाऊंगा, अभी मैं केवल थ्योरी समझा रहा हूँ। इन्होंने कहा कि बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण चली, अब आपको पता है कि यहाँ पर कहीं एक अभिलंब जरूर होगा, तो वो मान लीजिए कि अभिलंब हमारा यहाँ पे है। अब मान लीजिए कैसे आप मान सकते हो, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि इस पृष्ठ के साथ जो कोई रेखा एक ऐसे खींच दोगे जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, वो हमारी अभिलंब होगी इस पृष्ठ पर। ये बात हमने बताई थी बच्चों। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई जिसका वक्रता केंद्र सी है, कोई वस्तु रखी है, और इसका प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है। कैसे बनता है ये अब हम लोग पिछले आगे वाले पेज में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक अवतल पृष्ठ है। अब मैं बहुत अच्छे से सबसे पहले डायग्राम क्लियर करूंगा,
ठीक, थ्योरी आप लोगों की थोड़ी बहुत क्लियर हो गई है। अब ध्यान से समझिएगा प्लीज़, क्योंकि यही डायग्राम जो है वो आपको नंबर दिलाएगा। ये जो आपका डायग्राम है ना डियर, यही आपके नंबर दिलाएगा। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से नहीं बनाया तो प्रॉब्लम होगा। ये गोली एक हमने उत्तल पृष्ठ बना दिया है बच्चों, जिसका कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष होगा। तो अब ये हमने क्या बना दिया है, मुख्य अक्ष, जिस पर एक ये बिंदु है, इसको हमने नाम दे दिया है बच्चों P, और ये हमारा पृष्ठ जो है वो है S, और ये हो गया S डैश। ठीक, इसका कहीं ना कहीं एक वक्रता केंद्र होगा। तो हमने मान लिया कि भाई ये वक्रता केंद्र है जो कि इसी तरफ होगा, तभी ऐसे बन पाएगा। अब अगर ये हमारा वक्रता केंद्र है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम एक जो है यहाँ पे ऐसे रेखा इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और ये इस पृष्ठ पर क्या बनाएगी, ये एक लंब अभिलंब का काम करेगी। ये किसका काम करेगी, अभिलंब का काम करेगी। ये जो कि हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं, कैसे ये बात बता चुके हैं। अब उसके बाद ध्यान से हमारी बात को सुने। हमने कहा कि हमारे पास मान लीजिए ध्रुव के सामने यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी है, और ये वस्तु हमारा रखी है O। अब ये जो वस्तु रखी है, कोई भी एक प्रकाश की किरण इस वस्तु से चलेगी। अब मान लीजिए कि कोई प्रकाश की किरण वस्तु से चल रही है। अब आपके अकॉर्डिंग इस प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था, और मेरे अकॉर्डिंग भी इस प्रकाश किरण को सीधे ही जाना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकाश किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ, और ये प्रकाश की किरण सीधे नहीं गई। अब क्योंकि ये सघन माध्यम में जा रही थी विरल से, इसलिए अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गई। हमने मान लिया कि ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर जो है वो झुक जाती है, इतना जो है वो अभिलंब की ओर झुक गई। जब मैं इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाना शुरू करता हूँ, जब मैं इस प्रकाश की किरण को इधर बढ़ाना शुरू करता हूँ, तो मुझे एक यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। बोलो, क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई कि हमें क्या मिल जाता है, एक जो है प्रतिबिंब मिल जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से। बोलो, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं किसी बच्चे को। यहाँ पे एक प्रतिबिंब बन गया, और जो कि हमारा कैसा बना, आई। यहाँ तक कोई भी किसी भी बच्चे को 1% कोई भी समस्या नहीं हुई। अब मैंने ये मान लिया कि ये प्रतिबिंब जो बन गया है, ठीक, ये हमारी सीधी रेखा है, ऐसे गई है। ये हमारी सीधी रेखा जो है वो ऐसे जानी चाहिए थी, बट ऐसे झुक गई। यहाँ पे जो है अपवर्तन कोण बनेगा कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं बच्चों हमारा आपतन कोण भी बनेगा। तो ये वाली जो हमारी प्रकाश की किरण है वस्तु वाली, ये हमारे अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगी, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा जो है वो आपतन कोण है। कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। चलिए देखते हैं कहाँ पे बनाती है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ऐसे प्रकाश की किरण जा रही है। ये क्या करेगी, एक यहाँ पे कोण बनाएगी, और ये कोण हमारा कहलाएगा आपतन कोण। आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक, अब उसके बाद ये हमारा आपतन कोण होगा। कहीं ना कहीं हमारा एक और भी कोण होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे अपवर्तन कोण। तो ये अभिलंब के साथ ये जो झुक गई थी हमारी ग्रीन वाली लाइन, झुकी हुई कौन सी है, आपको पता ही है कि ग्रीन वाली हमारी झुकी हुई लाइन यही है, ये वाली बच्चों। ठीक, तो ये जो झुक गई थी, इसने क्या किया, इसने भी एक कोण बनाया, और ये अभिलंब के साथ इसने बना दिया ऐसे। ठीक, ये पूरा नहीं है ऊपर तक, ये बात क्लियर रखना, ये यहाँ से है। ठीक, और ये कोण हमारा आर हो गया, और ये कोण हमारा आई हो गया। सारा खेल इस आई और आर का ही है। ठीक, अब आपको ये बात अच्छे से क्लियर है कि भाई झुक गई है, और जब भी कोई प्रकाश किरण ऐसे आती है और झुक जाती है, तो आर का मान छोटा होता है और आई का मान बड़ा ही होता है, क्योंकि आपको पता है ये वाला कोण जब हम इस कोण में जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इस बिहाफ पे मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरा ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण बन रहा है, देखो अच्छे से समझना, एक प्रकाश की किरण ये सीधे ऐसे जा रही है, एक प्रकाश की किरण ये सीधे ऐसे जा रही है। इसका मतलब है, देखो ये एक ऐसे सीधे जा रही है और एक सीधे ऐसे जा रही है। इसका मतलब जितना भी हमारा कोण ये वाला होगा, उतना ही कोण ये वाला होगा, और वो वाला कोण हमारा है आई में से आर घटाने के बाद। तो ये वाला कोण भी हमारा आई में से आर घटाने के बाद ही हमको मिलेगा। बहुत अच्छे से मेरी बात को समझना। मैंने कहा एक रेखा ये जा रही है
और एक रेखा ये जा रही है, ध्यान से अच्छे से समझना, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर होगा। और मुझे इसे अच्छे से पता है कि भाई ये देखो यहाँ पे अभिलंब है, ये वाला जो कोण बन रहा है वो पूरा का पूरा I बन रहा है, और जो ये वाला कोण बन रहा है वो R बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो I कोण है इस पूरे I कोण के इसके बराबर होगा, और अगर ये R है तो इसका मतलब ये कितना होगा, I में से R घटाने के बाद होगा। यही मेन हमारी चीज़ है। ठीक, समझ में आई बात। देखो ये लाइन ऐसे है, ये लाइन ऐसे है, ये I है तो ये भी I होगा, ये भी पूरा क्या होगा, I ही होगा। इसका मतलब अगर ये फिर हमें कोण निकालना पड़ेगा तो हम कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे कि बच्चों ये वाला कोण जो इतना है ये इसके बराबर है, और इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये पूरे में से I में से अगर मैं सिर्फ इतना वाला जो हमारा ये कोण R है उसको मैं घटा दूं, भाई ये पूरा का पूरा I होगा क्योंकि ये भी I है, तो उसमें से ये घटा दो तो ये मिल जाएगा। तो इसका मतलब I माइनस R होगा वो छोटा वाला कोण। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाला कोण बन के आएगा वो भी क्या आएगा, I में से R घटाने के बाद आएगा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, इधर आते हैं और ध्यान से सुनना। अब हमने कहा कि चित्र में आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, OA IA CA। अब OA IA CA कहाँ होंगे, जरा इनको ध्यान से देखते हैं। हमने ये पॉइंट ले लिया और हमने कहा कि ये A है, अच्छे से समझना। हमने कहा OA IA और CA, ध्यान से फिर से सुनिए, OA IA CA अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई OA जो होता है वो अल्फा कोण बनाता है, जो IA है वो बीटा कोण बनाता है, और जो ये कोण है ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये हमने बोल दिया कि ये जो हमारा ये वाला कोण बनता है इस तरफ वो हमारा कौन सा कोण बनता है, गामा कोण बनता है। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, सिंपल था। इधर आते हैं। अब उन्होंने कहा कि माना A से मुख्य अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई AM है और वो H के बराबर है। तो हमने क्या किया, बिल्कुल पिछले वाला जैसा है, जिसको पिछला आ गया समझ में, बिल्कुल वैसा ही है। हमने मान लिया कि यहाँ पे एक M हमारा पॉइंट है और ये हमने लंब डाल दिया है, और इस लंब की जो लंबाई है वो कितनी है, H है। सारा खेल इसी का है। अब हम लोग क्या करेंगे, कहीं से हम लोग I का मान निकालेंगे, कहीं से हम लोग R का मान निकालेंगे, और उसके बाद फिर ये अल्फ़ा बीटा गामा के पदों में निकालेंगे, और उसके बाद I और R को गायब करने के लिए स्नेल का नियम लगा देंगे। बात समझ में आ गई है, जरा ध्यान से सुनो। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा का I और R से। अच्छे से इस बात को क्लियर समझना। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, इसका भी और इसका भी, मैं उसके बाद बात करूं। चलिए, हमें उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं। ठीक, हमारा एक त्रिभुज है जिसका नाम है O A और C। ध्यान से अच्छे से समझना बेटा। हमने लिखा एक त्रिभुज बना दिया और इसका नाम दे दिया हमने O A और C। ठीक है, क्या नाम दिया बेटा हमने इसका, O A और C। ठीक, और इसको हमने इस तरीके से ऐसे बना लिया। यहाँ पे नाम क्या है A, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना है O, और इसका नाम दिया हमने C। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो अल्फा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो गामा है, और यहाँ पे जो, ध्यान से देखो अगर ध्यान से आप, तो I कोण बन रहा है ना। हमने यहाँ तुरंत लिख दिया कि त्रिभुज O A C में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम बोल सकते हैं कि भाई अल्फा को अगर गामा में जोड़े तो I मिलेगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि I में हमें अल्फा प्लस गामा को जोड़ने के बाद मिलेगा I। क्यों ऐसा हमने लिखा, क्योंकि बेटा किसी त्रिभुज में हम अंतः कोणों का योग जब करते हैं तो बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज पिछले वीडियो को जरूर देखिए। अल्फा बीटा इन दोनों अंतः कोणों को जोड़ने के बाद ये कोण के बराबर होगा। ठीक, तो हमने लिखा कि भाई ये हमारा कैसा कोण है, बाह्य कोण है I, और इसीलिए क्या है, बराबर है। पूरी लाइन आप लिख सकते हो कि अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है, बराबर होता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए पेपर में आपको जब आप रिवीजन करो तो अच्छे से समझ में आए, ये बना लेना जरूरी है, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर हम बना सकते हैं तो आप भी, है ना। अब अगर मुझे R का मान निकालना हो तो ऐसा ही काम हम फिर से करेंगे। एक छोटा सा त्रिभुज हम फिर से बनाएंगे, और ध्यान से अभी आप लोग देखना कितना अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, देखो बेटा, ये हमने नाम दे दिया भाई, ये I है, ये C है,
और उसके बाद ये ए है। अब देखो आई को देखो, ए को देखो और सी को देखो। यहाँ पे हमारे पास कोण है जो है वो गामा है, यहाँ पे जो कोण हमारे पास है वो बीटा है, और यहाँ पे जो पूरा कोण बन रहा है वो ध्यान से देखोगे तो आप आर है। देखो बेटा ध्यान से, हमने कहा ये वाला कोण है ना पूरा का पूरा, ध्यान से देखो ये वाला कोण पूरा का पूरा। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है और ये वाली लाइन ऐसे आ रही है, दोनों लाइन, ये लाइन ऐसे जा रही है गुलाबी वाली, और ये देखो ऐसे आ रही है ऑरेंज और हरी वाली लाइन मिला के ऐसे, है ना। तो ये वाला जो कोण होगा इस वाले कोण के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे जो कोण बनेगा ये वाला ऐसे, ये आर के बराबर होगा। समझ में आ रही बात? तो यही चीज हमने लिख दिया कि वो आर के क्या है, बराबर है। या आपको अभी भी अगर समस्या है तो एक और भी तरीका है मेरे पास, रुके रहना प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से बताते हैं। यहां पे देखो ध्यान से, आर है तो इसका मतलब है मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस अल्फा और बीटा को जोड़ने पे आर मिलेगा। ध्यान से देखो, ऐसे गया त्रिभुज और ये त्रिभुज ऐसे बन रहा है और ये हमारा बाह्यकोण है। सिंपल है, ऐसे भी दिखा सकते हो, तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम यहां लिख देंगे कि भाई त्रिभुज IAC में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं लिख सकता हूं कि भाई आर बराबर बीटा और प्लस का गामा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से लिखेंगे, हम लिखेंगे स्नेल के नियम से। ध्यान से समझते जाना, क्या लिखेंगे बेटा, स्नेल के नियम से। और स्नेल का नियम हमारा क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है बच्चों कि अगर आप किसी, भाई ये देखो इधर वायु है, इधर हमारा कोई भी पृष्ठ है, और इसका अपूर्णांक हमें दिया गया है μ2 और इसका अपूर्णांक हमें दिया गया है क्या, μ1। ठीक है, तो इसके सापेक्ष इसका अपूर्णांक निकालेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि भाई 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, है ना। आ रही ना बात समझ में, साइन आई बटे साइन में आर। क्लियर बच्चों? चलो अब इतना आ गया समझ में। हमने यहाँ लिखा कि भाई μ2 और डिवाइडेड बाई μ1, हमने एक फॉर्मूला लगा दिया 1 μ2 इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, और यहाँ हमने लिखा I बटे R। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ हमने लिख दिया कि यदि I व R बहुत छोटे हों, शॉर्ट में कर सकते हो आप, यदि I व R बहुत छोटे हों तब मैं लिख सकता हूँ कि साइन I बराबर कितना, I लिख सकता हूँ, और साइन आर बराबर कितना लिख सकता हूं बेटा, आर लिख सकता हूं। देखो आपको अगर ये वीडियो कभी अभी लगे आपको कहीं भी कि हमें समस्या आ रही है तो बच्चों पिछला जरूर देखना, ठीक है। चलो अब हम आए अपने असली औकात में। अब हम क्या करते हैं, आई और आर के मान रखते हैं। तो ये हमने आई और आर के मान रखना मान लो शुरू कर दिया है ना मेरे लाल। तो हमने क्या लिखा, μ2 डिवाइडेड बाई μ1, हमने अपनी आई की वैल्यू उतारी अल्फा प्लस गामा और इसको लिखा बीटा प्लस गामा, है ना। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो μ1 का गुणा अल्फा गामा से, μ2 का गुणा बीटा गामा से। तो क्या किया हम लोगों ने क्या किया, एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, है ना। चलो एक सेकंड वेट, ठीक, ये पेज था हमारा, ये पेज पे आते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं इसी टाइम पे, नहीं तो फिर अभी फिर ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। चलो ठीक, ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था, हमने बोला कि μ1 का गुणा अल्फा गामा से करना है, μ2 का गुणा बीटा गामा से करना है। तो हमने बोला कि भाई μ1 का गुणा अल्फा प्लस गामा से करना है और μ2 का गुणा हमको बीटा प्लस गामा से करना है। इसका इससे गुणा कर दिया तो अल्फा μ1, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा μ1 या μ1 अल्फा कर लो। हमने क्या लिखा, μ1 अल्फा, इसको इससे गुणा किया तो हम लिखेंगे कि बच्चों μ1 गामा, इसको करेंगे तो μ2 बीटा और इसको करेंगे तो μ2 गामा। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। अब देखो इसमें भी गामा है, इसमें भी गामा है, इनको ना एक तरफ ले जाते हैं और इनको इधर लाते हैं। तो हमने लिखा μ1 गामा माइनस μ2, इसको क्या बोल सकते हैं भाई, देखो μ2 हो गया, है ना, μ1 गामा μ2 बीटा। क्लियर, आ रही ना बात समझ में। चलो देखो ध्यान से, μ1 अल्फा μ2 बीटा। इसके बाद हमने क्या किया, देखो यहाँ ध्यान से, μ2 गामा और माइनस का लिखेंगे μ1 गामा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को बात। अब यहाँ से हमने ना ले लिया गामा अपना कॉमन,
मेरे पास बचा μ2 माइनस μ1 और यहाँ से बचा μ1, एक सेकेंड आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, μ1 अल्फ़ा माइनस μ2 बीटा। ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह निकल रहा था इधर से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं से इन अल्फ़ा बीटा गामा के मान को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा के मान। चलो अब हम इधर आते हैं, वापस अपने पेज पे पहुंचते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक त्रिभुज है हमारे पास OAM, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास IAM, तीसरा है CAM, है ना। और इस अल्फ़ा को निकालने के लिए अगर मैं ऐसे त्रिभुज बना दूं ऐसे, तो देखो ये अल्फ़ा हो गया, है ना, ये हो गया ऐसे, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पे, देखो ऐसे। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई अल्फ़ा के लिए हम अल्फ़ा को अगर माने कि tan अल्फ़ा है तो tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे में क्या लिखेंगे, ये आधार। ऐसा ही तो करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो, यही तो होगा ना। चलो आते हैं इधर, और हमने लिखा कि त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, AOP, फिर से सुनो, AOM लिख दो, AOM लिख दो, P मत लिखो। क्या लिखेंगे, AOM। और इसमें मैं लिखूंगा कि अगर मुझे अल्फ़ा का मान निकालना है तो मैं लिख सकता हूं कि अल्फ़ा ना tan अल्फ़ा के बराबर है। सर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हम लिख सकते हैं कि 0 बराबर tan 0 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो जब छोटे छोटे अल्फ़ा बीटा गामा हैं तो हम उनके लिए tan लगा सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्यों लगा सकते हैं, ये सब मैंने आप लोगों को पहले ही भी बता रखा है ना। अच्छा, अल्फ़ा के लिए मैं अब क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनो। एक त्रिभुज है OAM, ठीक है, OAM मैं आपको बना बना के दिखाता हूं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो आपको बेटा ज़्यादा समझ में आएगा, देखो, और ऐसे आप भी बनाना तो मज़ा आएगा। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है H, ये क्या है A, है ना बच्चों, ये क्या है O, ये कौन सा बिंदु है M, ऐसे है ना। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, M हो गया। अब उसके बाद हमने क्या लिखा कि भाई AM और मैं बटे में क्या लिखूंगा, OM। यही तो करूंगा कि नहीं करूंगा, बोलो। ठीक, आ गई ना बात समझ में। चलो अब हम क्या लिखते हैं, त्रिभुज, भाई अभी हमने A लिखा, अब हम PM में बनेंगे, चलेंगे APM, और इस बार APM बनाते हैं, इस बार हम लोग APM बनाते हैं। ठीक, देखो ये H है, ये A है पॉइंट, ये P है, ओहो ये I है, और ये M है ना। आ रही बात समझ में। यहाँ पे कोण अल्फा था डियर, और यहाँ पे कोण बीटा है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, AM बटे IM। तो हमने लिखा कि भाई बीटा बराबर tan बीटा, और इसके बाद मैं लिखूंगा AM और बटे में लिखूंगा IM। ठीक, अच्छा इसी तरीके से मैं अगर त्रिभुज A, यार देखो एक मिनट, तुम लोग बताते नहीं हो, यहाँ I होना चाहिए है, कैसे बताओगे, जब लाइव चलेगा तब तो बताओगे। तो ACM, अब हम इस त्रिभुज में चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस त्रिभुज में चलते हैं। आ रहा है ना सबको ये बात समझ में। अब हम क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा हो गया, अब हम लिखेंगे गामा। तो गामा बराबर लिखेंगे हम लोग tan गामा। ठीक, अच्छा इधर आ जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये लिखा हमने ऐसे वाला त्रिभुज, अब हम लिखेंगे गामा। तो क्या कौन सा त्रिभुज होगा, ACM, यही तो लिखा हमने, देखो ACM, और इसमें ये कोण हमारा कौन सा है, गामा, ये वाली भुजा ऐसे है। तो इस त्रिभुज को ना हम ऐसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। इसको छोटा कर ले हम लोग ऐसे, ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। चलो इधर आ गया, अब इसको बना के देखते हैं। ऐसे है, उसके बाद ऐसे गया, और प्यारे बच्चों ऐसे गया, है ना। बहुत आसान है फिजिक्स, खाली डरते हो तुम लोग। और ये क्या हो गया M, और ये क्या है, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा, बताओ इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे। ये वाला पॉइंट तो हमारा C है, यहाँ पे कोण जो बन रहा था वो गामा है, और ये हमारी क्या है H, ऐसे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हम लोग AM, है ना, AM, और बटे में क्या लिखेंगे, CM। आ गई बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तुम लोग बना लोगे अच्छे से, कोई समस्या नहीं। चलो अब एक काम करते हैं, इन सबको ना हम लोग इसको ना इधर पहुंचा देते हैं, क्योंकि अभी हमें ना इसकी कोई ज़रूरत अब है नहीं। ठीक,
चलो देखो, ठीक, अब इसको समझते हैं। हम अगर ये कह दें कि बच्चों ये वाला जो हमारा P और M बहुत पास पास हैं, तो मैं जो M है ना उसको नाम बदल के P कर सकता हूँ। मतलब जो नीचे हमारी CM आया था, है ना, MO आया था, जो I से लेकर M आता था, इनको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। देखो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ क्या लिखा था भाई, O से लेकर MO लिखा था, फिर IM लिखा था, फिर CM लिखा था। इन नीचे वाले M को हटा के P कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हम ये मान सकते हैं कि जो M से लेकर O तक दूरी है वही P से लेकर O तक है, जो M से लेकर C तक है वही P से लेकर C तक है। ऐसा मान सकते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट बहुत पास पास हो। ठीक, तो हमने यहाँ लिखा कि यदि, यहाँ शॉर्ट में आप लिख देना, मैं बोल रहा हूँ, बगल में लिख लेना, ठीक है, या फिर इसी के यहाँ लिख लेना, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे लिख लेना कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु M और P बहुत पास पास होंगे, है ना। तो हमने यहाँ लिख दिया कि भाई AM और ये वाला नीचे OM जो है ना वो बन जाएगा OP। ठीक, इधर लिख दिया हमने AM और ये बन जाएगा हमारा IP। इसको हमने लिख दिया AM और बच्चों ये बन जाएगा हमारा CP। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? जब मैं पिछला लेक्चर दिया था ना मैंने, तो यहाँ पे हमने लिखा था गामा और यहाँ लिख दिया था tan अल्फा, और इस बार भी शिवम सर ने वही गलती कर दी कि यहाँ भी लिख दिया गामा और यहाँ लिख दिया tan अल्फा। सेम मिस्टेक हुई। अभी हमारे हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक, चलो यहाँ देखो ध्यान से, क्योंकि ये मैंने लिखा क्यों पता है, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे जो है गामा गलती से लिख दिया था, गामा बराबर tan अल्फा। ठीक है, और वीडियो अपलोड भी कर दिया था, तो वो अब तुम लोग समझदार हो, तो यहाँ तुम गामा बना लेना अगर पिछले वीडियो में तुम्हें डाउट लगे तो। ठीक, आ गई ना बात समझ? और इस बार भी अल्फा। मैंने सोचा बताऊं मैं आप लोगों को, और उसके बाद मैं बता नहीं पाया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। ओके, चलो अब ना हम एक काम करते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ लिखा AM और यह देखो AM की दूरी कितनी है h, इधर भी AM की दूरी कितनी है h, इधर भी AM की दूरी कितनी है h। ठीक, अब हम लोग जरा इधर आते हैं और समझते हैं कुछ। मैंने कहा कि मान लीजिए कि भाई ये वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, फिर u होगी, वो भी माइनस का होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, v होगी, वो भी माइनस की होगी। और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, r होगी, लेकिन इस बार ये प्लस की होगी। r होगा लेकिन इस बार ये प्लस का होगा, क्योंकि वो उस तरफ है, बाएं तरफ माइनस, दाएं तरफ प्लस। तो हम इधर आ गए और हमने वैल्यू लिखना शुरू कर दिया। हमने कहा O से लेकर M तक कितना होता है, आपने कहा सर U। हमने कहा इसको बताओ, आपने कहा V। लेकिन सर ये माइनस होता है, तो आप इसको बाएं तरफ नाप रहे हो ना, इसलिए माइनस लिखना। सर ये देखो उधर जा रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग प्लस लिखेंगे। ऐसे कर लो, भूलोगे ही नहीं यार कभी। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया कि भाई ये माइनस का U है, और यहाँ हमने लिख दिया कि माइनस का V है, और इसको हमने लिख दिया कि भाई ये R है। बोलो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं मेरे प्यारे बच्चों को। अब हम आते हैं, अभी तक कोई समीकरण नहीं माना है शिवम सर ने, बिना समीकरण के सब करते हुए चले गए हैं, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर 1 से हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा बीटा गामा के मान रखेंगे। तो हमने लिखा μ1 और अल्फा का मान रखा। अल्फा कितना है, h बटे माइनस का u। ठीक, माइनस μ2, बीटा का मान कितना है, h बटे माइनस का v। ठीक है, इज इक्वल टू गामा, गामा का मान कितना है, h बटे में r। ठीक, और इसके बाद ब्रैकेट में हो गया μ2 माइनस का μ1। जैसे पिछले वीडियो में किया था, ऊपर से h कॉमन ले लो और μ1 का गुणा कर दो। तो h ले लिया कॉमन और इसका μ1 का गुणा कर देते हैं, तो μ1 डिवाइडेड बाई माइनस का u, माइनस माइनस प्लस हो गया, μ2 डिवाइडेड बाई v। ऐसे हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पीछे मैं इसलिए पलटा यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड ना हो रहा हो। बहुत डर लगता है बच्चों ये सारी चीज़ों से, इतनी मेहनत जब कभी ख़राब जाती है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसको उड़ा सकते हैं, काट दिए हम, है ना। अच्छा, काटने के बाद सर फिर
अब हम इसको देखो बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिख लेंगे। तो हमने लिखा कि μ2 बटे में v माइनस μ1 बटे में u, है ना। और सर हम लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 और बटे में r। सर ये तो मेरा पूरा वही वाला निगमन हो गया जैसे आपने पहले बताया था। बिल्कुल, ये हो गया हमारा खत्म। बोलो समझ में आया आप लोगों को, है ना, आसान है। अच्छा, अगर मैं ये लिख दूं कि यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम का अपवर्तनांक 1 μ2, है ना, इज इक्वल टू, हम इसको म्यू मान सकते हैं पूरा का पूरा, और हम बोल रहे हैं कि भाई ये है μ2 अपॉन μ1। ठीक, हमने जानबूझ के लिखा है। इसको तुम नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बराबर ये होता है, तुम लोग पीछे लिख के आए हो, है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसमें पिछले वीडियो की तरह μ1 कॉमन ले लें तो यहाँ से एक बचेगा और इसके नीचे μ1 आ जाएगा। यहाँ से भी हम μ1 कॉमन ले लें, इसके नीचे μ1 आ जाएगा और μ1 से μ1 कट जाएगा। तो μ2 की जगह पे μ हो जाएगा और μ1 की जगह पे 1 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। कि भाई यदि विरल माध्यम सापेक्ष सघन माध्यम में अपवर्तनांक ये हो, है ना, या हम लिख सकते हैं कि हमारी प्रकाश की किरण वायु से कहाँ जा रही है, वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, ऐसा लिख सकते हैं। फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नए पेज पे जाते हैं। हम लिख के अच्छे से बताएंगे। मान लो हमने μ2 लिखा और μ1 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर तो एक बचेगा ना भाई, इधर तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो। और नीचे बेटा इसके क्या है v, और इसके नीचे क्या बचेगा u, यही तो होगा, ऐसा ही होगा ना। इसके नीचे हो जाएगा एक ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो देखो, इसके नीचे μ1 लिख दिया और यहाँ एक बचेगा, क्योंकि हमने ज़बरदस्ती μ1 कॉमन लिया है। ठीक, और यहाँ बचेगा मेरे पास μ2 बटे में μ1 और माइनस का 1 और डिवाइडेड में r, ऐसा होगा। लेकिन जो μ1 कॉमन लिया है सर वो गया कहाँ, वो यहाँ है बेटा। ठीक, और वो उससे कट गया ऐसे। अब मेरे पास इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू। सो म्यू माइनस 1 बटे में v, और इसको हमने लिखा ये ऐसे। ठीक, ये हमने लिखा u, और ये जो हमारा माइनस है इसको हमने यहाँ लिखा, और इज इक्वल टू मेरे पास बचेगा म्यू माइनस 1 और डिवाइडेड बाई r। बोलो यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आ गया है। यही हमारा मेन वाला निगमन है, सारी चीज़ें पता हो गई हैं कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आ गया है। अब मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, प्रकाश की किरण यहाँ से चली, ऐसे गई, झुक गई नीचे, आर कोण बनाया इसने, ये आपतन कोण बनाया। वहाँ से हमने आपतन कोण और अपवर्तन कोण का संबंध अल्फा बीटा गामा से निकाल लिया, और निकालने के बाद फिर हमने स्नेल का नियम लगा दिया और लिख दिया साइन आई और आर के मान अगर वो छोटे हैं तो साइन गायब हो जाएगा। इनको गुणा कर लिया, और गुणा करने के बाद हमने फिर इसमें से अल्फा बीटा और गामा के मान निकाल लिए, और जब अल्फा बीटा गामा के मान निकाले उठा के रख दिया, बाद में कॉमन लेके काट दिया, ख़त्म हो गया। आसान लगा, कुछ था ही नहीं। अगर आप इसको पीछे से देखते हुए आओगे ना एक बार, बड़ा मज़ा आएगा, कुछ है ही नहीं, है ना। चलो अब हम एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला नोट बताते हैं, अच्छे से समझना मेरी बात। ये मान लो एक पृष्ठ था, ठीक, और इसके बाद इधर वाला माध्यम μ1 था और इधर वाला माध्यम हमारा μ2 था। हमने ये माना था कि ये वाला जो माध्यम था वो कौन सा था, विरल था, और ये वाला माध्यम हमने कौन सा मान रखा था, सघन मान रखा था, ये हमने मान रखा था। चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना मान लेते हैं कि सर ये वाला जो आपका माध्यम है ना वो आपका इस बार सघन है, और इसका नाम लेकिन μ1 ही है, और सर ये माध्यम हमारा μ2 है लेकिन ये विरल है। तो एक बात बताओ, जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तनांक कोई किरण जा रही थी तो उस समय अपवर्तनांक कितना था, इतना था। बोलो था कि नहीं, सच सच बताना था। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं पहले केस के लिए, ये इसके लिए है जब विरल से सघन में जा रही थी। अब मैं बोलूं नहीं, अब सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तनांक क्या होगा। आप बोल दोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी यही लिख देंगे हम लोग।
सर वो भी हम लोग ये लिख देंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ नहीं, एक काम करो सर, आप इनका नाम ना 1 2 इस बार मत रखो, इसका नाम आप 2 रख लो और इसका नाम 1 रख लो, क्योंकि सर हमने अपने मेन वाले फॉर्मूले में ऐसा ही किया है कि सघन को μ2 मान रखा है और μ1 को विरल मान रखा है। सर ने कहा वेरी गुड, देखो ये सब न्यूमेरिकल में काम आएगा, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ोगे उसमें काम आएगा, इसलिए समझ लो। समझ रहे हो? तो अब ना हमने बोला कि अगर सर ऐसा करेंगे तो फिर यहाँ पे पलटा हो जाएगा मैटर सारा, ये ऐसे हो जाएगा। तो आपने कहा सर ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम समझ लेंगे। तो मैंने कहा आप एक बात बताओ, इनके बीच में संबंध क्या होता है? तो आपने कहा कि सर हम 1 μ2 को हम लिख सकते हैं 1 2 μ1, हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ उसको वहाँ लिख दूँ? आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको बदल भी सकते हैं। तो हमने कहा ओके, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 1 कर लो, यहाँ 1 कर लो, यहाँ 2 कर लो। तो मैंने तो कहा कि सर हम तो इसको पूरा का पूरा म्यू मान रखे हैं, इसको हम पूरा पूरा अपने फॉर्मूले में म्यू मान रखे हैं। तो आपने कहा कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि अगर विरल से सघन में जाएगी तो ये फॉर्मूला होगा। हमने कहा कि अगर विरल से सघन में जाएगी तो ये फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये बात लिख दी थी कि भैया गोलीय प्रश्न निरपेक्ष अपवर्तनांक के विरल माध्यम, देखो इसको हमने विरल मान रखा है और इसको ना हमने सघन मान रखा है। मान रखा है कि नहीं मान रखा बताओ? तो ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर कहीं भी न्यूमेरिकल आया, जैसे हमने मान लो कहा कि ये लो पृष्ठ है, प्रकाश की किरण इधर से इधर जा रही है, इस पृष्ठ से टकरा रही है, ध्यान से समझना, इनकी अभी जरूरत कहाँ पड़ेगी। ठीक, हमने कहा मान लो ये कोई ऐसे है पृष्ठ, आपने कहा ठीक है, प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे जा रही है, तो इस समय तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, इधर एक और पृष्ठ है, अब ये प्रकाश किरण ऐसे जाने के बाद ऐसे गई और हमने कहा देखो बाहर निकल रही है, तो यहाँ के लिए तुम दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये कांच से इसमें जा रही है। तो सर उस केस में क्या प्रॉब्लम आएगी मेरे को? हमने कहा बेटा रटो नहीं, हम समझाने आए हैं। हमने कहा ना देखो ये है ना ऐसे, ये इस बार लिखना है ना मेरे को, तो हम क्या करेंगे, जो हमने निकाला है ना म्यू, इसी को हम ऐसे लिख देंगे, इसी को हम ऐसे लिख लेंगे सब बेटा। हम इसको बेटा ऐसे लिख लेंगे, केवल हमने जो म्यू निकाला था उसको 1/म्यू कर देंगे। अरे बात समझे? तो जो हमने तुमको टेलीग्राम पे नोट दिया था ना पिछले वाले नोट, उसका उसमें मैंने उसको लिख दिया है और समझा मैंने आज दिया है, तो तुम इसी के नीचे लिख लेना एक बार में, बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसको नोट बना के लिख देना। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, आसान लगा? चलो बढ़िया है बेटा, इसी तरीके से मेहनत करते रहो, हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भी 5 नंबर का निगमन का होगा और वो फॉर्मूला होगा लेंस मेकर सूत्र। इन दोनों निगमन की जरूरत पड़ेगी, तो इसको देख के तब उसको करने के लिए जाना। ठीक, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।